2009 से जनवरी 2009 में एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था UIDAI। इसकी फुल फॉर्म थी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही संस्था UIDAI जो सभी के आधार कार्ड जारी करती है, आधार संख्या जारी करती है। 2016 में इसका साथी एक्ट आया था, इसको सांविधिक दर्जा मिला। 2016 में इसको सांविधिक दर्जा या संसद ने इसके लिए कानून बनाया। इसका एक नया लोगो लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है उदय। इसका नाम क्या रखा गया है? उदय। तो वही पूछा है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए ऑफिशियल आधार शुभंकर का नाम क्या है? ऑफिशियल आधार शुभंकर। तो इनका नया शुभंकर कौन बनाए? उदय आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उदय आपका बिल्कुल सही उत्तर है आधार का। इसी में आपसे पूछेगा आधार संख्या में कितने डिजिट होती है? कहोगे 12 अंक। किसे कौन सी संस्था बनाती है? इसे UIDAI बनाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके ये साथी संस्था है। इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया? इसके लिए संसद ने कानून कब बनाया? 2016 में इसके लिए सरकार के द्वारा कानून बनाया गया, संसद के द्वारा। इसी में लिख लीजिएगा, इसका एक प्रकार से टैगलाइन क्या थी? आधार जो ये योजना है इसकी टैगलाइन क्या थी? मेरा आधार मेरी पहचान। मेरा आधार मेरी पहचान। मेरा आधार मेरी पहचान। तो चलिए, पहले का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है, उदय। जो नया शुभंकर है उदय, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, कर्नाटक में खोजे गए 12वीं सदी के शिलालेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? 12वीं सदी के, तो कर्नाटक का मांड्या जिला है। कर्नाटक का मांड्या जिला, यहां के एक मंदिर में, कर्नाटक के मांड्या जिले में एक 12वीं सदी का शिलालेख खोजा गया है। उसमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, कन्नड़, तमिल और संस्कृत। कन्नड़, तमिल और संस्कृत, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन समय में भी, जैसे आज हम भारत में भाषाओं के ऊपर एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे, प्राचीन समय में भाषाओं में काफी अच्छा तालमेल था। अगर तालमेल नहीं होता तो 12वीं सदी, आज से हजारों साल पहले, कोई शिलालेख पर तीनों भाषाओं में क्यों लिखवाता? तो कन्नड़, तमिल और संस्कृत। ये एक साम्राज्य हुआ करता था, आपको याद होगा होयसल साम्राज्य। कुछ याद आया? होयसल साम्राज्य 950 से लेकर 1350 के आसपास तक लगभग 400 साल होयसल साम्राज्य रहा, जिसकी राजधानी हलेबीडु करके एक शहर है। हलेबीडु करके एक शहर है कर्नाटक में। हलेबीडु करके होयसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। 2023 में इनके मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए? जैसे इन्होंने चिन्ना केशव मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर, ये होयसल वंश का मंदिर है, बेलूर कर्नाटक में। कहां पर भैया? बेलूर कर्नाटक में। इसी प्रकार एक चिन्ना केशव मंदिर है जो अगले 100 साल बाद बना था, चिन्ना केशव मंदिर सोमनाथपुरा। बेलूर वाला पुराना है सोमनाथपुरा, यह भी कर्नाटक में स्थित है, यह भी कर्नाटक में। इसका निर्माण करता विष्णुगुप्त नाम का राजा था, विष्णुगुप्त। अच्छे से याद रखिएगा, कर्नाटक में 12वीं सदी के शिलालेख खोजे गए कर्नाटक के मांड्या जिले में, जो कि होयसल साम्राज्य के। इसमें कन्नड़, तमिल और संस्कृत तीनों भाषाओं में लिखा हुआ शिलालेख की यहां से प्राप्ति हुई है। कर्नाटक की, यहीं पर लिख लीजिए, कर्नाटक में विधानसभा सीट कितनी है? कर्नाटक में विधान परिषद सीट कितनी है? कर्नाटक में लोकसभा और कर्नाटक में साथ ही राज्यसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा लिखिए 224, विधान परिषद 75, 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा। 225 विधानसभा, 75 विधान परिषद, 28 लोकसभा, राज्यसभा की सीट, 12 कर्नाटक। एक चीज याद रखिएगा,
सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कहां पर है? भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? कर्नाटक आपका बिल्कुल सही है। भारत में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? कहोगे सर कर्नाटक में। चलिए, पूछा किस शहर में रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के लिए, रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के लिए पहले ऑलिव रिडले कछुए को सैटेलाइट टैग किया गया है? पहले ऑलिव रिडले कछुए को सैटेलाइट से टैग किया गया है। एक होता है जियो टैग, एक होता है सैटेलाइट टैग। ये ऑलिव रिडले कछुए जो सती अपने इधर पूर्वी तट पर पाए जाते, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो पहली बार रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के लिए तमिलनाडु के चेन्नई के समुद्र तट पर एक ओलिव रिडले टटुए को, एक ओलिव रिडले कछुए को सैटेलाइट टैग किया गया है। इसी में लिखिएगा। ये देखिए गहीर माथा सेंचुरी पूछ लेता है। गहीर माथा अभयारण्य ये कहां पर स्थित है? जो कि ओलिव रिडले कछुए के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसी में आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य, ये भारत का भी पहला कछुआ अभयारण्य था। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये साथ ही भारत का भी पहला कछुआ अभयारण्य था। ये पूछ लेगा हाथी को विरासत पशु का दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय विरासत पशु, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु ये कब घोषित किया गया? तो इसी में नोट कर लीजिएगा। गहीर माथा अभयारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य 1989 वाराणसी में खोजा गया, 1989। और ये जो मीठे पानी का कछुआ होता है, जो फ्रेश वाटर में कछुआ पाया जाता है, उसका भी पहला था भारत का। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु ये 2010 में घोषित किया गया, 2010 में। चेन्नई याद रखिएगा, भारत का पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नगर निगम ये कहां पर स्थापित किया गया था? चेन्नई आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अंग्रेजों के द्वारा भारत का पहला नगर निगम 1688-87 में कहां पर स्थापित किया गया था? चेन्नई में। हाथी को विरासत पशु 2010, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ अभयारण्य ये 1989। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2026 के लिए ये किससे चुना गया है? कलिंग साहित्य पुरस्कार 2026 के लिए देखिए, कलिंग साहित्य समारोह, कलिंग साहित्य पर्व या कलिंग साहित्य उत्सव नाम से प्रत्येक वर्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहां पर एक साहित्य उत्सव मनाया जाता है जिसको कलिंग साहित्य उत्सव कहते हैं। कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसमें साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते, जैसे अच्युतानंद पति, अच्युतानंद पति को 2026 का कलिंग साहित्य पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 2026 के अवार्ड शुरू हो गए, 2026 में अवार्ड मिलने शुरू हो गए। तो बिल्कुल सीक्वेंस से याद करके चलना, जिससे बाबू किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। एक एक को बिल्कुल अच्छे से एग्जैक्ट सीक्वेंस से याद करके चलना। तो कलिंग साहित्य पुरस्कार 2026 के लिए किसको चुना गया? अच्युतानंद पति। डेजी रोकवेल, इनको अंतरराष्ट्रीय सम्मान, कलिंग अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मान, इन्हें तो राष्ट्रीय स्तर का, इन्हें तो राष्ट्रीय स्तर का अंतरराष्ट्रीय कलिंग साहित्य सम्मान, ये डेजी रोकवेल को जीवन भर की उपलब्धि के लिए, जीवन पर्यंत उपलब्धि या लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको दिया गया? डॉक्टर विनोद चौधरी। और कलिंग साहित्य युवा पुरस्कार किसको दिया गया? युवा कैटेगरी में नेपाल की लेखिका रंजना निरोला को दिया गया, नेपाल की लेखिका रंजना निरोला। तो इसमें चारों को कलिंग साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्युतानंद पति को
कलिंग साहित्य पुरस्कार मुख्य, डेजी रोकवेल को इंटरनेशनल, डॉक्टर विनोद चौधरी को लाइफ टाइम वाला और रंजना निरोला करके ये नेपाल किए। इनको कलिंग साहित्य सम्मान युवा, इनको कलिंग साहित्य सम्मान युवा। अब सभी जानते कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था। इसी में सत्य कलिंग युद्ध कई बार पूछ लिया जाता है, ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसी में एक बात याद रखिएगा, जो इसका 13वां शिलालेख है, जो अशोक का 13वां शिलालेख था, उसमें अच्छे से याद रखना कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? सबके सब उत्तर दीजिए। अशोक महान के किस शिलालेख में? ये तीनों की तीनों चीजें याद रखना। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 13वें शिलालेख में वर्णन है। और अगर वर्ष पूछे तो 261 ईसा पूर्व, वर्ष पूछे तो 261 ईसा पूर्व। ये 110% पूछेगा। एक यूनेस्को के द्वारा भी सत्य कलिंग प्राइज दिया जाता है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार ये अलग है, ये साइंस को, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर यूनेस्को कलिंग अवार्ड पूछे, सुन लीजिए अच्छे से, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, तो यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और अगर बच्चा यह पूछ लेता है कि कलिंग साहित्यिक पुरस्कार, तो अच्युतानंद पति कलिंग अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डेजी रोकवेल, कलिंग जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए डॉक्टर विनोद चौधरी, और कलिंग युवा साहित्य पुरस्कार नेपाल की रंजना निरोला। जबकि यूनेस्को कलिंग अवार्ड ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण ये नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली भारत मंडपम। इसी में लिख लीजिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, खींचकर उत्तर देना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा। युवा कौशल दिवस कब होता है? युवा कौशल दिवस कब हो जाता है साथी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। तो ये पिछले साल से शुरू हुआ है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। इस बार 2026 में इसका दूसरा संस्करण है। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन जो होते हैं, देखो जब तक आपके पेपर है तब तक कम से कम 50-50 नए सम्मेलन आ जाएंगे। तो सबके सब इन सम्मेलन आदि पर पूरा फोकस करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये साथ ही नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, होगा 9 जनवरी से, आज से कहोगे, और 12 तक। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। पूछा विश्व पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण 10 से 18 जनवरी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक। इसी में लिख लीजिएगा गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? गेस्ट ऑफ ऑनर ये साथी कौन सा देश है? गेस्ट ऑफ ऑनर इस मेले का
इसी में पूछेगा कि फोकस कंट्री कौन सी है, फोकस देश कौन सा है। इसी में पूछेगा इस मेले की थीम क्या है। तो विश्व पुस्तक मेला ये 53वां 2026 में विश्व पुस्तक मेले का, वर्ल्ड बुक फेयर का 53वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसी में लिख लीजिएगा विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस साथी कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे ये कब मनाया जाता है। तो लिखना गेस्ट ऑफ ऑनर करके जो है ये कतर है। भाई गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है, विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर कतर बना। फोकस देश पूछेगा स्पेन, फोकस देश पूछेगा स्पेन। और थीम है भारत की मिलिट्री हिस्ट्री, इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। हमारी जो सेनाएं हैं उनके इतिहास को लेकर यह मुख्य थीम रखी गई है। हमारी जो मिलिट्री है उसके इतिहास को लेकर इसकी मुख्य थीम रखी गई है। जबकि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। सबके सब बताइए विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल। इस बार कौन सा संस्करण है, मेरे साथ रिपीट करो, 53वां। फोकस देश स्पेन, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर कतर, कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा। फोकस देश स्पेन, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है, मैड्रिड। जबकि थीम इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। और विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल। करुणा एरो स्पेस द्रोण बैटरी सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, करुणा एरो स्पेस द्रोण बैटरी सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो द्रोण की बैटरी बनाती है। इसकी बैटरी सुविधा का उद्घाटन ये तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। इसकी बैटरी बनाने की एक फैसिलिटी का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। इसकी बैटरी बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है, ये चेन्नई में। कहां पर भैया, चेन्नई। देखिए इसी में एक चीज चाहो तो और ऐड कर सकते हो, इसी में पिछले वाले क्वेश्चन में ही, कि हर साल यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की जाती है। यूनेस्को के द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी, यूनेस्को के द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी, सबके सब नोट कर लीजिए। विश्व पुस्तक राजधानी ये कौन से शहर को घोषित किया गया है, विश्व पुस्तक यूनेस्को के द्वारा 2026 की वर्ल्ड बुक कैपिटल, विश्व पुस्तक राजधानी। तो लिख लीजिएगा विश्व पुस्तक राजधानी, ये मोरक्को की राजधानी रबात को घोषित किया गया है, मोरक्को की राजधानी रबात। इससे पहले 2025 में ब्राजील की रियो डी जेनेरियो रह चुकी है, ब्राजील की रियो डी जेनेरियो। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है बच्चा, सीधे सीधे पेपर में यूं ही पूछ लेता है। ये इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तुमसे सर मारता हूं कि सुबह सुबह एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जो व्यक्ति एकदम बिल्कुल सुबह से लक्ष्य पर केंद्रित, यह तो लड़ाई है लाखों के बीच में से निकलने की। लिखो विश्व पुस्तक राजधानी रबात मोरक्को 2026, 2025 विश्व पुस्तक राजधानी रियो डी जेनेरियो, नई दिल्ली भी रह चुकी है 2003 में। करुणा एरोस्पेस ड्रोन बैटरी सुविधा का उद्घाटन ये चेन्नई में। इसी में याद रखिएगा भैया, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, चेन्नई में NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में स्थित है। पूछेगा राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर
कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकर बाबा श्याम का नाम चाप दो, और सुबह सुबह 7 बजे तो 7 बजे, 7 बजे तो 7 बजे कहोगे भैया राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026, ये गुजरात के गांधीनगर में, इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में। देखिए सती मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एक खान मंत्रालय है, इसमें आप बताइए इसके मंत्री कौन है? खान मंत्रालय के तत्वाधान में या खान मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में। इसी में आपको 2-3 चीजें बतानी है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहां पर स्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, यह सती एक संस्था है, यह कहां पर स्थित है? यह सब भर भर के पूछता है। इसी में पूछेगा नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका हेडक्वार्टर बताइए। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका हेडक्वार्टर बताइए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जबकि खान मंत्रालय